यंग गर्ल्स है एट एज ऑफ 18, 20, 22 इतना ज्यादा पीरियड्स में पेन होता है कि उन्हें चक्कर आता है, वॉमिटिंग होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इतना पेन? पीरियड्स के समय हल्का डिस्कम्फर्ट रहना ये एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर किसी को इतना पेन हो रहा है कि वो उसकी डेली लाइफ हैम्पर हो रही है, वो अपने स्कूल नहीं जा पा रही है, कॉलेज नहीं जा पा रही है, बेहोश हो जा रही है, या उसे रेगुलर पेन किलर्स पे रहना पड़ रहा है, तो ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। आसान भाषा में आप हमें समझाएं कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? ये जो ब्लड वहाँ पे आता है, इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो ब्लड वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कराता है, एंड दैट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। वो बहुत पेन कराता है, एंड इसी को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। क्या एंडोमेट्रियोसिस का प्रेगनेंसी न रुकने के साथ कोई कनेक्शन है? एंडोमेट्रियोसिस और प्रेगनेंसी ना रुकना, जिसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज्यादा पेन होना, बहुत ही ज्यादा, तो क्या ये एक एंडोमेट्रियोसिस का एक कोई सिम्टम है? पीरियड्स के या इंटरकोर्स के समय बहुत ज्यादा पेन होना, मेडिकल लैंग्वेज में इसको डिस्पैरियूनिया बोलते हैं। अक्सर एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करने में बहुत टाइम लगता है। जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसे ऐसा लगता है कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जबकि वो अंदर ही अंदर एक एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन से जूझ रहा होता है। अक्सर पेशेंट कहते हैं अभी तो डायग्नोज ही नहीं हुआ और हम पहले ही ऑपरेशन करा रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस के जो छोटे लीजन्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते हैं। क्या कुछ हमारी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने से हम पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं? अगर हम वैसी डाइट जो कि हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जैसे ग्लूटेन रिच डाइट्स, डेयरी प्रोडक्ट, शुगर, प्रोसेस्ड जो फूड्स होते हैं, अगर इनको लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। एक्सरसाइज और योगा क्या ये मदद देगा या नहीं? हेवी एक्सरसाइजेस मुश्किल हो सकते हैं पेशेंट के लिए, इतने पेन में करना। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग हर 10 में से एक महिला एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसे अक्सर सिर्फ पीरियड का दर्द समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई बार लड़कियों को कहा जाता है, अरे थोड़ा दर्द तो है, नॉर्मल है, सहना सीख लो। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो दर्द नॉर्मल ही ना हो तो? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट, फेलिक्स हॉस्पिटल्स, नोएडा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्थिति के बारे में जिसे अक्सर हिडन पेन कहा जाता है, एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी समस्या है जो न सिर्फ शारीरिक दर्द देती है बल्कि कई महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी, मानसिक स्वास्थ्य और फर्टिलिटी को भी प्रभावित कर सकती है। और इन सब पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर मीनाक्षी सिन्हा, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर मीनाक्षी, स्वागत है आपका। वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। थैंक्स डॉक्टर शीतल। एक्चुअली आपने शुरू में ही बहुत अच्छा बोला और बहुत बड़ी बात बोली इंडोमेट्रियोसिस के बारे में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन। ये ना सिर्फ फिजिकल पेन देता है बल्कि पेशेंट्स को एक मेंटल ट्रॉमा की कंडीशन में भी डालता है। इसमें पेशेंट खुद को बहुत कमज़ोर फील करता है। सिर्फ वो ऐसा सोचता है कि वही एक कमज़ोर है जो नहीं इस दर्द को सह पा रहा है। तो आज हमारे यहाँ पे बैठने का, यहाँ पे मिलने का ये एक मेन एम रहेगा कि हम इस चुप्पी को तोड़ें आज, और जितना हो सके लोगों को इसके लिए जागरूक करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आप क्या ये पैशन था एक डॉक्टर बनना? हाँ बिल्कुल, ये मेरा पैशन था, बचपन से था। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे लगता था, मैंने अपने आसपास बहुत सारे बीमार लोगों को देखा और कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो कि शायद इतनी महंगी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो मुझे लगता था कि हाँ, एक मैं डॉक्टर बनूं, खास करके महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। तो ये कह सकते हैं आपकी बचपन से मेरा पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो शायद इसीलिए आपने गायनी ये चुना होगा कि महिलाओं के लिए आप स्पेशली कुछ कर पाओ। बोल रहे हैं आप। छोटी लड़कियों के लिए जिनके पीरियड्स शुरू होते हैं उसके बारे में बहुत तरह की मिथ्स होती हैं, प्लस महिलाओं के लिए जिनकी डिलीवरीज होती हैं, बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं जिनका उन्हें पता नहीं होता है। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें मुझे जाना चाहिए ताकि मैं अपने पेशेंट्स की, लोगों की मदद कर पाऊँ। मैम, और अगर देखें तो गायनी की अगर हम बात करें कि आपका जो पेशेंट्स के साथ जो एक कनेक्शन बनता है, एक बहुत ही लंबे टाइम तक बनता है, बहुत लंबे टाइम है तक ना? बनता है। सो एक प्री,
देन आफ्टर जो आपका 9 महीने का वो डिलीवरी का टाइम है after. जो पूरा, एंड पोस्ट डिलीवरी बिल्कुल, भी, बिल्कुल। है ना, तो एक लंबा एक कनेक्शन रहता है, इमोशनल कनेक्शन रहता है, अपार्ट राइट। फ्रॉम पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप वो इमोशनल कनेक्शन भी होता है। फेलिक्स के साथ भी मैम आप जुड़े हैं, तो हाँ जी। कैसा लगता है आपको? आप अगर फेलिक्स को रेट करना चाहें तो जैसे आपके बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो कैसा फीडबैक है और कैसा आप रेट करना चाहते हैं? फेलिक्स का बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला मुझे हमेशा। मैं अपने पेशेंट्स को वहाँ पे जब भी ट्रीट करती हूँ, मुझे भी वहाँ कभी कोई भी परेशानी नहीं आई। वहाँ के स्टाफ्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ के कलीग्स डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं अपने पेशेंट्स को आराम से फेलिक्स के लिए रिकमेंड करती हूँ कि ठीक है आप वहाँ चलिए, मैं आपको वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ होंगी, जो भी बेस्ट होगा आपके लिए, वी विल डू दैट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं रिगार्डिंग द एंडोमेट्रियोसिस। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो यंग गर्ल्स हैं एट एज ऑफ 18, 20, 22, अक्सर इतना ज़्यादा पीरियड्स में पेन होता है कि उन्हें चक्कर आता है, वॉमिटिंग होती है, और यही बोल दिया जाता है कि अक्सर हमने ज़्यादातर सुना है, अरे कोई बात नहीं, अभी से ये शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इतना पेन, और ये कहना कि शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये एक बहुत बड़ा मिथ है ना। पीरियड्स के समय हल्का डिस्कम्फर्ट रहना ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर किसी को इतना पेन हो रहा है कि वो उसकी डेली लाइफ हैम्पर हो रही है, वो अपने स्कूल नहीं जा पा रही है, कॉलेज नहीं जा पा रही है, बेहोश हो जा रही है, या उसे रेगुलर पेन किलर्स पे रहना पड़ रहा है, तो ये कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। ये कहना कि शादी के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये बिल्कुल गलत है। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं इंडोमेट्रियोसिस का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, पीरियड्स के समय में बहुत ज़्यादा पेन होना। तो ऐसी सिचुएशन में सही डायग्नोसिस एंड सही ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। राइट। सो डॉक्टर साहब, एक आसान भाषा में आप हमें समझाएं कि ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है और बिल्कुल। क्या अंदर करता है ये देखो, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, यूट्रस के अंदर में एक लाइनिंग होती है, लेयर होती है, जिसे इंडोमेट्रियम कहते हैं। पीरियड्स के समय यही लेयर टूटकर ब्लड के साथ बाहर आती है, जो नेचुरल पीरियड्स होते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है, इंडोमेट्रियम जैसी टिश्यू यूट्रस के बाहर में ग्रो कर जाती है, या तो ओवरीज पे कर जाएं, फेलोपियन ट्यूब पे कर जाएं, पेल्विक वॉल पे कर जाएं, ठीक है। तो ये जो टिश्यूज़ हैं वो पीरियड्स के समय ब्लीड करती हैं, जैसे इंडोमेट्रियम ब्लीड करता है यूट्रस के अंदर, वैसे ही सिमिलर। तो ये जो ब्लड वहाँ पे आता है, इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो ब्लड वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कराता है, एंड दैट इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। वो बहुत पेन कराता है, एंड इसी को इंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, एक हमारे पास क्वेरी आई है रिसेंटली कि 28 साल की बच्ची है जो 2 साल से ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, बट जितनी भी वो कोशिश कर रही है, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट से, बट नहीं हो पा रहा है। सो क्या एंडोमेट्रियोसिस का प्रेगनेंसी न रुकने के साथ कोई कनेक्शन है? बिल्कुल। इंडोमेट्रियोसिस और प्रेगनेंसी ना रुकना, जिसे इनफर्टिलिटी बोलते हैं, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। इसमें क्या होता है, जब इंडोमेट्रियल टिश्यू वो ओवरीज के ऊपर या फेलोपियन ट्यूब्स के ऊपर जाकर चिपक जाती है, उस केस में ये एग्स को रिलीज़ करने से रोकती है, या एग्स जो कि फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में जाते हैं उसको भी रोकती है। समटाइम्स चॉकलेट सिस्ट्स बन जाती हैं इंडोमेट्रियोसिस में, जो कि ओवरीज को भी डैमेज करती है। लेकिन इसमें बहुत चिंता नहीं करनी होती है, अगर सही ट्रीटमेंट किया जाए तो प्रेगनेंसी बिल्कुल हो सकती है। ओके। डॉक्टर साहब, एक कॉमन समस्या है जो अक्सर महिलाएं बहुत शर्म करती हैं, बताती नहीं हैं। सो ड्यूरिंग इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा पेन होना, बहुत ही ज़्यादा, तो क्या ये एक एंडोमेट्रियोसिस का एक कोई सिम्टम है? जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। पीरियड्स के या इंटरकोर्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होना, मेडिकल लैंग्वेज में इसको डिस्पेरियूनिया बोलते हैं। डिस्पेरियूनिया एक डीप पेन होता है जो फीमेल्स फील करती हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये इंडिकेट कर सकता है कि इंडोमेट्रियोसिस की टिश्यूज़ जो हैं विजाइना के पीछे या यूट्रस की लिगामेंट्स पे हैं, वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करते हैं और इंटरकोर्स के समय बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ ये रिश्तों को भी असर डालता है। ओके।
और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें पीरियड्स के टाइम पे जब हम यूरिन पास करते हैं तब भी पेन होता है, या कुछ भी बिल्कुल। बॉवल मूवमेंट्स के टाइम होता है, तो क्या ये भी एक प्रॉब्लम है? क्या ये मतलब एंडोमेट्रियोसिस हमारे ब्लैडर तक इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल। ये एडवांस इंडोमेट्रियोसिस के केसेस में होता है। इसमें इंडोमेट्रियोसिस की टिश्यू बॉवेल एंड ब्लैडर दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेती हैं। इसमें पीरियड्स के दौरान जब भी पेशेंट मोशन पास करता है या यूरिन पास करता है उसे बहुत पेन होता है। समटाइम्स यूरिन पास करने में या मोशन पास करने में ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स एडवांस इंडोमेट्रियोसिस में मिलते हैं, देखने को बिल्कुल मिलते हैं। ओके, सो डॉक्टर साहब अभी हमारे पास एक मैसेज आया है, एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहा है अगर उसे पीरियड्स ना भी हो तो भी हर वक्त पेन होता है। अगर पेन मतलब पीरियड्स हो या ना हो, वो एक लोअर एब्डोमेन का पेन में हर रहती है। टाइम में रहती हैं। तो क्या और बहुत ही मतलब थकान इसके feel कारण करती थकान होंगी। वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब कंटिन्यूस उससे ऐसा लगता है कि फटीग सा फील करती हैं, और Fatigue सा घर वाले feel कहते हैं कि तुम बहुत आलसी हो गई हो, ये तुम्हारा हर बार का कहना है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम इस काम से वो मतलब जैसे हम अक्सर कहते हैं तुम कामचोर हो। लेकिन क्या उसे वो कामचोर कहना सही है, या ये कोई अलार्मिंग साइन है जो पेरेंट्स नहीं देख रहे हैं? देखो, पहली चीज़ तो ये बहुत ही दुख की बात है कि किसी पेशेंट के सिम्टम्स को हम आलस बोल के टाल रहे हैं, है ना। पीरियड्स में ऐसा होना या इंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसमें आपका शरीर अंदर ही अंदर हमेशा लड़ रहा होता है। ये एक क्रॉनिक फटीग की कंडीशन ले आता है, पेशेंट हमेशा थकान फील करता है। तो इसमें उसे आलसी कहना कहीं से सही नहीं है, बल्कि इस पेशेंट को, इस बच्ची को प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, ना कि ऐसे इग्नोर करने की। ओके, सो डॉक्टर साहब हमने देखा है कि अक्सर एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करने में बहुत टाइम लगता है, जी। और बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर्स ही चेंज करते जाते हैं, और कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आती नॉर्मल हैं। आती है। तो ऐसे में अगर डायग्नोसिस ही इतना लेट हो जाए, और ये क्यों होता है ऐसा? देखो, ये इंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, जो बड़े लीजन्स होते हैं, सपोज चॉकलेट सिस्ट बना, वो डायग्नोज हो जाता है, वो दिख जाता है। बट इंडोमेट्रियोसिस के जो छोटे लीजन्स होते हैं, जैसे छोटे स्पॉट्स आते हैं या एडहेजेंस बनता है इंडोमेट्रियोसिस की वजह से, वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख पाता है। इसमें जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा है उसे ऐसा लगता है कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जबकि वो अंदर ही अंदर एक इंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन से जूझ रहा होता है। इसमें पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स एंड ट्रीटिंग फिजिशियन या ट्रीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस ये बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। सो डॉक्टर साहब आपने बात की चॉकलेट सिस्ट की, अक्सर लोग बहुत इसको देख के भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि चॉकलेट सिस्ट है, तो क्या ये एक नॉर्मल सिस्ट रहता है, या इसमें भी हमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है? देखो, चॉकलेट सिस्ट क्या होता है, ये पुराना क्लॉटेड ब्लड, ओल्ड क्लॉटेड ब्लड की एक सिस्ट होती है जो ओवरीज में बन जाती है। अगर ये छोटी सिस्ट है तो ये बिल्कुल दवाइयों से ठीक हो जाती है, मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। बट अगर ये सिस्ट बड़ी है, ये ओवरीज को डैमेज कर रही है, इनफर्टिलिटी का एक रीज़न बन रही है, तो डेफिनेटली हमें फिर इसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, जिसे सिस्टेक्टमी बोलते हैं। ओके। इसे हम हटा देते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये सर्जिकल रिमूवल के बाद भी दोबारा बनने के, इसके रिकरेंस के चांसेस होते हैं। तो इन केसेस में आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ चॉकलेट सिस्ट मेडिकल मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल बनता है। बहुत बड़ा रोल। बहुत बड़ा। सो डॉक्टर साहब बात करें अगर एंडोमेट्रियोसिस की, जैसे कि आपने बताया डायग्नोसिस के लिए, बहुत बार डॉक्टर्स अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए कहते हैं, तो क्या डायग्नोसिस करने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर पेशेंट कहते हैं अभी तो डायग्नोज ही नहीं हुआ और हम पहले ही ऑपरेशन करा रहे हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन है पेशेंट्स के माइंड में, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, जैसे मैंने पहले भी बोला, इंडोमेट्रियोसिस के जो छोटे लीजन्स होते हैं वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते हैं। पेशेंट एक क्रोनिक पेन से लड़ रहा होता है। लैप्रोस्कोपी को इंडोमेट्रियोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक दूरबीन डाली जाती है, दूरबीन से हमें सारी लीजन्स जो भी उसके स्टमक के अंदर हैं
उसके एब्डोमेन के अंदर हैं वो दिख जाते हैं, और इसमें इतना अच्छा फ़ायदा होता है कि एट द सेम टाइम हम उन लीजन्स को सर्जिकली एक्साइज करके निकाल सकते हैं। ओके। MRI आजकल बहुत अच्छी आ गई हैं, हाई क्वालिटीज़ की आ गई हैं, उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि हम 100% कंफर्म कर लें डायग्नोसिस को और साथ के साथ उसे ट्रीट भी कर लें, तो लैप्रोस्कोपी से बेटर ऑप्शन नहीं होता है। सो यही एक परमानेंट इलाज है Permanent, इसका? अभी तो यही है। ओके। इसके अलावा तो पेन किलर्स पे, और उस पे भी बहुत सारी लेडीज़ का ये कहना होता है कि क्या हमें पेन किलर्स पे ही रहना है पूरी उम्र? देखो, इसमें बहुत दिलासा नहीं दिया जा सकता है पेशेंट्स को। इंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, जिनमें ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ता है। इंडोमेट्रियोसिस को भी हम मैनेज करते हैं। पेन किलर्स सिर्फ अकेले ऑप्शन नहीं होते हैं, हार्मोनल थेरेपी देनी होती है। हार्मोनल थेरेपी में हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। हमारा मेन एम होता है पीरियड्स के समय की ब्लीडिंग को कम करना। इससे क्या होता है, जो इंटरनल टिश्यूज़ ब्लीड कर रही होती हैं वो भी कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, पेशेंट को बहुत पेन रिलीफ मिलता है। तो डेफिनेटली हार्मोनल थेरेपी भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में। सो डॉक्टर साहब, जिनकी फैमिली पूरी हो गई हो, बच्चे भी हो गए हैं और एज इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, सो कैन वी गो फॉर हिस्टेक्टमी? लाइक क्या अगर यूट्रस रिमूवल कर रहे हैं तो क्या ये एक परमानेंट इलाज है इंडोमेट्रियोसिस के लिए? दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। हिस्टेक्टमी का डिसीज़न लेना एक बड़ी बात होती है। हिस्टेक्टमी में हम यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। अगर इंडोमेट्रियोसिस सिर्फ यूट्रस तक लिमिटेड है तब तो ये आपको पेन रिलीफ दे देगा। इस कंडीशन को एडिनोमायोसिस बोला जाता है। बट अगर इंडोमेट्रियोसिस यूट्रस के बाहर है, जैसा कि मैंने बोला, ये बॉवल को इन्वॉल्व कर सकता है, ब्लैडर को इन्वॉल्व कर सकता है, पेल्विक वॉल्स में कभी भी ये जा सकता है, स्पॉट्स वहाँ पे मिल सकते हैं, तो हिस्टेक्टमी से बहुत पेन रिलीफ नहीं मिलता है। इस कंडीशन में हम लोग एक्सीजनल सर्जरी बोलते हैं। एक्सीजनल सर्जरी में उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक्साइज कर दिया जाता है। ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है रादर देन कि जस्ट यूट्रस रिमूव कर देना। सो डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट्स जैसे जो दवाइयों पे हैं या वो अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए भी जाते हैं, क्या कुछ हमारी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने से हम पेन को थोड़ा कम कर सकते हैं? आजकल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सही बात है। डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है इंडोमेट्रियोसिस की मैनेजमेंट में। शुरू से मैं डिस्कस कर रही हूँ इस चीज़ को कि इसमें इन्फ्लेमेशन होता है इंडोमेट्रियोसिस में। अगर हम वैसी डाइट जो कि हमारे शरीर की इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जैसे ग्लूटेन रिच डाइट्स, डेयरी प्रोडक्ट, शुगर, प्रोसेस्ड फीड जो फूड्स होते हैं, अगर इनको लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। रादर देन इनकी जगह अगर हम लोग अपनी डाइट हेल्दी बनाएं, जैसे हरी सब्जियां लें, फ्रूट्स लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड आती है, वो रिच डाइट जैसे फ़िश ऑयल हो गया, अलसी के सीड्स आते हैं, इन चीज़ों से आपकी बॉडी के अंदर का इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हो जाता है, पेन काफ़ी कम हो जाता है, ब्लोटिंग में भी बहुत आराम मिलता है। तो डेफिनेटली डाइट का एक बड़ा रोल है इंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में। राइट। सो डॉक्टर साहब, अक्सर जब हम पेन में होते हैं तो हमारा मन नहीं करता कि हम बेड से उठें ही, है ना? तो रेस्टिंग मोड में बहुत ज़्यादातर लोग बैठते हैं, तो ऐसे में एक्सरसाइज और योगा क्या ये मदद देगा या नहीं? देखो, हेवी एक्सरसाइजेस मुश्किल हो सकते हैं पेशेंट के लिए इतने पेन में करना, लेकिन कुछ लाइट एक्सरसाइजेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइजेस हुई, कुछ और ऐसी योगा के आसन्स हुए जो कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, इंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है। इंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर होते हैं, ये पेन में बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। प्लस कुछ पोजेज़ होते हैं जैसे बटरफ्लाई पोजेज़ हैं, चाइल्ड्स पोजेज़ हैं, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को बहुत अच्छा रिलैक्स करती हैं और पेन बहुत कम होता है इनसे। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो एंडोमेट्रियोसिस के दर्द से अभी भी जूझ रही हैं? बिल्कुल, मेरा एक ही मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपका पेन असली है, इसे इग्नोर ना करें।
ये आपके दिमाग का वहम बिल्कुल नहीं है। आप इसके ऊपर चुप ना रहें, इसे अपने डॉक्टर को बताएं। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, आप अपने डॉक्टर को चेंज भी कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का इलाज बिल्कुल संभव है। सही लाइफस्टाइल, सही स्पेशलिस्ट की केयर के साथ आप एक पेन फ्री और खुशहाल ज़िंदगी जी सकती हैं। तो हार नहीं माननी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच शीतल, थैंक यू। तो आज की बातचीत से हमने समझा कि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ पीरियड का सामान्य दर्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा मेडिकल कंडीशन है जिसे समझना, पहचानना और सही समय पर इलाज करना बेहद ज़रूरी है। आज बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।